नमो प्रियदर्शिनी अशोका। जय भीम साथी। Zero thought meditation. Zero thought, the Gamma says explain. What is the real meditation? Lap, vibration, breathing meditation to count, vacant mind and impact. दोस्तों, जीरो थॉट यानी शून्य विचार का एक्सप्लेन्ड और रियल मेडिटेशन क्या है, लाभ वाइब्रेशन क्या होता है, ब्रीदिंग मेडिटेशन हमें किस तरह से काउंट करना चाहिए, हमारा माइंड वैकेंट की तरफ किस तरह से बढ़ाना चाहिए और उसका इफेक्ट क्या होता है। इन बातों को आज हम सविस्तर इस पर विचार करने जा रहे हैं। दोस्तों, फादर हाउस आज वैज्ञानिक के साथ में हर बातों का अभ्यास के लिए फादर हाउस एक साइंस का केंद्र बना है। दुनिया भर के साइंटिस्ट को हर पॉजिटिव एनर्जी के लिए, नेगेटिव थॉट को नष्ट करने के लिए फादर हाउस अपना रूप धीरे धीरे फैला रहा है। आओ दोस्तों, जीरो थॉट, what is the real meditation? Law of vibration, the breathing of meditation to count, vacant mind and impact. सब्जेक्ट पर विस्तृत जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। बुद्ध की आराधना के साथ इस सब्जेक्ट पर हम शुरुआत कर रहे हैं।
संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं
मैं फ्रेंड सभी उपासक डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर का नॉलेज के साथ में नमन। तथागत भगवान बुद्ध जी, यशोधरा माता, सम्राट अशोक, इन सभी के और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए आज डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर आपको कुछ ना सोचने की ताकत, जीरो थॉट, गामा स्टेट एक्सप्लेन करेंगे। मेरे साथियों, आप मेरे अभ्यास के साथ में जीरो थॉट के बारे में क्या होता है जब आप कुछ भी नहीं सोचते, वही अवस्था होती है जीरो थॉट की। हमारी दुनिया 700 करोड़ की, 750, 800 करोड़ की, लेकिन कुछ लोग जीरो यानी मांस, ऐसे वैसे साधु संत नहीं, ऐसे साधु संत जो काफ़ी साल से ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही इस माइंड की जीरो थॉट की व्यवस्था में जा सकते हैं। जीरो थॉट से ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसकी पावर इनफिनाइट है, अनंत है। आज तक वैज्ञानिकों ने कितनी रिसर्च की है, लेकिन इसे पूरे तरीके से कोई नहीं समझ पाया है। हमारे पास जो ब्रेन है वो यूनिवर्सल के सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों में से है। कोई ब्रेन के पावर को डीपली डिस्क्राइब नहीं कर सका। उसी माइंड की ताकत से हम काफ़ी कुछ अमेजिंग कर सकते हैं। जैसे जीरो थॉट स्टेट में जाना, जीरो टेस्ट में हम जीरो में काफ़ी कुछ अमेजिंग कर सकते हैं। जीरो थॉट स्टेट कई लोगों को ऐसा वैसा शब्द लगा होगा, लेकिन इसके पावर बहुत ही अमीज हैं। इसके पावर के बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे। चलो जानते हैं जीरो स्टेट, रीडिंग अदर माइंड, दूसरे के दिमाग को पढ़ पाना। तो दुनिया में ऐसे कई मार्क्स हैं जो दूसरे के दिमाग को आसान से पढ़ सकते हैं। नंबर 2 यानी दूसरों से कम्युनिकेट करना। नंबर 3 द यूनिट ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड। जीरो थॉट स्टेट में जाने पर आपके शरीर की एनर्जी कम खर्च होगी। हमारे जो मन में थॉट जो होते हैं उनके वजह से हम स्ट्रेंथ टेंशन होता है, जिससे शरीर की काफ़ी एनर्जी खर्च होती है। जीरो थॉट स्टेट में जाने पर ऐसा नहीं होता। आपने हिमालय में ऐसे कई तपस्या करते हुए साधु सन्यासी के बारे में सुना होगा, जो कई सालों तक बिना कुछ खाए पिए रह पाए हैं। वह ऐसा इस अमेजिंग पावर की वजह से कर पाते हैं। नंबर 4 ब्लेसिंग और कर्स। जब कोई जीरो थॉट में चला जाता है या फिर उसे अनुभव कर पाता है, तो उससे मुझसे सच्चाई ही निकलती है। वो आदमी कभी भी झूठ नहीं बोल पाता, तब उसके हर वचन भगवान के वचनों के समान हो जाते हैं। क्योंकि जीरो थॉट स्टेट एक माइंड में कोई बुराई, ईर्ष्या, घमंड, गुस्सा, खुशी के दुनिया के सभी प्लेजर नहीं होते। आपने पहले कई साल साधु संतों से सुना होगा जो लोगों को वरदान दे सकते थे और श्राप भी दे सकते थे। मानो या न मानो, ऐसा हो सकता है, वो भी जब आप जीरो थॉट में चले जाओगे। नंबर 5 टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकनेक्सिस एक ऐसी पावर होती है, इससे कोई भी आदमी खुद ट्रैवल ना किए बिना कहीं भी जा सकता है। जी हाँ, कहीं भी जा सकता है। जो भी आप अपने मन में सोचते होंगे वही आप जा पाओगे, पर इसके लिए आपको जीरो थॉट में जाना पड़ेगा। और भी बहुत कुछ जीरो थॉट में जाने के बाद कर पाओगे, जैसे अपने आप को हील कर लेना, अपने आप को, दूसरे आदमी को भी दर्द को अपने मन में ताकत से हील कर पाना। ऐसा कई साधु संत कर पाते थे और
कभी अमेजिंग चीज़ें हैं, जैसे सस्पेंशन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी को तोड़ते हुए उड़ पाना, जैसे अपने चोट या घाव को हील कर पाना, या फिर अपने बॉडी टेम्परेचर को अपने अनुसार एडजस्ट कर पाना। ये सब चीज़ें जीरो थॉट स्टेट में जाने पर कर पाओगे। ये सब पावर जाने के बाद आप में से कई लोग इसे बकवास समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये सब बेकार की बात है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, कई चीज़ें ऐसे हैं जो होती तो है, जो दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिन लोगों के पास ऐसी पावर होती है वो दूसरों के सामने दिखावा नहीं करते। वैज्ञानिकों ने इस पावर को जानने के लिए माउस पर कई टेस्ट कर पाए हैं। जीरो थॉट स्टेट पावर जानने के लिए माउस में कई टेस्टिंग हो चुकी है। एक बार वैज्ञानिक ने माउस को गीला कपड़ा लपेटकर 4 डिग्री रूम में बैठने को कहा। फिर साधुओं ने अपने आप को जीरो थॉट स्टेट में ले आए। तब उनके बाद वो कपड़ा इतना ज़्यादा गर्म हुआ कि उसमें से भाप निकलने लगी। मैंने आपको बताया था कि जीरो थॉट स्टेट में जाने के बाद एक आदमी अपने शरीर के तापमान को ऊपर नीचे अपने मर्जी के अनुसार कर पाता है। एग्जैक्ट वही चीज़ यहाँ साधुओं ने की थी। यही पावर होती है जीरो थॉट की। अगर आप किसी आदमी के ऐसा करने को कहा जाता है तो वो शायद मर भी सकता था, लेकिन साधु संत जिंदा है। ये सब चीज़ें देखकर साइंस भी दंग रह गए, क्योंकि ये सब विज्ञान से ऊपर की चीज़ थी। जो विज्ञान नहीं कर सकता उससे भी ज़्यादा कुछ हमारा दिमाग कर सकता है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ये जीरो थॉट स्टेट में कैसे जाए। आप में से कई लोग मेडिटेशन से रिलेटेड कह रहे होंगे। मेडिटेशन और जीरो थॉट जाने की प्रोसेस एक अलग है। मेडिटेशन ध्यान में हम अपने थॉट में कंट्रोल करते हैं, पर ये जीरो थॉट स्टेट आप कुछ भी नहीं करते, एब्सोल्युटली नथिंग। ना ही आपको अपने थॉट को कंट्रोल करना है, ना ही आपको कुछ करना है। मेडिटेशन में अपने थॉट को कंट्रोल करके अपने दिमाग को शांत करते हो, पर जीरो थॉट के प्रोसेस में ऐसा कुछ भी नहीं करना। अपने थॉट को कंट्रोल ना करने से थॉट आप अपने आप थॉट धीरे धीरे गायब हो जाएंगे और आपका मन शांत हो जाएगा। तब आप जिस स्टेट में बैठे होंगे वही जीरो थॉट स्टेट। हमारे मन की कई आवाज़ें होती हैं जो बाहर छोड़ने की वजह से हमें सुनाई नहीं देती, पर जब आप अपने मन को टोटली ब्लैंक कर दोगे तब आप इन आवाज़ों को सुनकर कई मिस्ट्री को सुनकर सुलझा पाओगे जो आज तक दबी रही। मानो या ना मानो, पर हम सब कुछ समय के लिए हर दिन जीरो थॉट में चले जाते हैं। जैसे ये कुछ ही सेकंडों के लिए होता है, इसलिए हम ध्यान नहीं देते। जैसा सीखने के बाद हमारा मन शांत हो जाता है, या फिर जब आप तुरंत मॉर्निंग सोकर उठते हो तब आप कुछ सेकंड के लिए जीरो थॉट स्टेट में होते होते हो। अगर कुछ सेकंड के लिए जीरो थॉट स्टेट में जाने पर हमें इतना प्लेजर मिलता है, तो सपोज करो अगर आप जब चाहो तब इस स्टेट में जाकर पहुंचेंगे तब आप कितना प्लेजर मिलेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बाहरी खुशियों से 1000 गुना खुशी, प्लेजर आपको जीरो थॉट स्टेट में मिलेगा। तो क्या आप मेडिटेशन करके इस जीरो थॉट स्टेट को जाना चाहोगे? तो दोस्तों, नए विचार के लिए और नए शक्ति के लिए, नई नई बातों के लिए डॉक्टर सचिदानंद सुंदर विचारों के साथ में मैं आपका साथी डॉक्टर को लेकर now we learn today now the zero thought, the gamma state, and explain and what is the real meditation we think now today, my friends.
It's a very important program for you. Namo Buddhaya. नजर देखा तुझे जाना मुझे एक नजर देखा तुझे जान लिया मैंने मुझे तेरी झलक में जान लिया मैंने मुझे समझ में ना तेरा मेरा ये कैसा नाता समझ में ना आँख ना लगे तेरी आंसू मेरा तकता रहा तेरा मेरा ये कैसा नाता समझ में ना रहा आँख ना लगे तेरी आंसू मेरा तकता रहा थाम गई एक नजर देखा तुझे जान लिया मैंने मुझे तेरी झलक में जान लिया मैंने मुझे तेरा
तेरे तेरा मेरा एक ऐसा नाता समझ में आ रहा तेरा तेरा मेरा एक कैसा नाता समझ में आ रहा हम ना लगे तेरी आस तकता रहा नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। कुछ ना सोचने की ताकत, जीरो थॉट, द गामा टेस्ट explain now today. Zero thought meditation, different between the meditations. Quiet the mind and the soul will speak. कहीं आप भी 5 या 10 मिनट ध्यान या मेडिटेशन तो नहीं समझते? क्या आपको किसी ने समझाने की कोशिश की कॉन्संट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन, या फिर समझाया हो कि प्रार्थना करना है मेडिटेशन नहीं होता? या आंखें बंद कर एक अलग ही दुनिया का अनुभव करना या अलग दुनिया को देखना महज एक कल्पना है और कुछ भी नहीं? या किसी धार्मिक किताब में मंत्र जपते रहना यानी मेडिटेशन नहीं? क्या आपको पता है जो सो कॉल्ड गाइडेड मेडिटेशन करवाते हैं वो मेडिटेशन ही नहीं है, ये हिप्नोसिस है, एक दिमाग की भ्रम है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको? क्योंकि इन सब में एक ही समानता है, एक ही चीज कॉमन है, और वो है कॉन्संट्रेशन। मैं आपसे ये कड़वी सच्चाई करना चाहता हूँ, कॉन्संट्रेशन इज नॉट ए मेडिटेशन। एकाग्रता ध्यान नहीं है। अगर मेडिटेशन का बेनिफिट आपको प्राप्त नहीं हुआ है तो आपने मेडिटेशन की नहीं है, कंसंट्रेशन की है। आज की दोस्तों आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो ध्यान को सही अर्थों से समझना चाहते हैं, जो सही मायने में ध्यान करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
आज के मैं अपने दिमाग में ऐसे भ्रम से आपको आज़ादी प्राप्त करना चाहता हूँ, जिसके बाद में आप सही अर्थों में ध्यान करना चाहोगे। इस माध्यम से पहला, कंसंट्रेशन क्या है, कैसे ये ध्यान से अलग है। दूसरा, मेडिटेशन क्या है सही अर्थों में, और ध्यान करते समय किस तरह से कंसंट्रेशन से भ्रम से अपने आप को निकाले। तीसरा है कंसंट्रेशन कन्फ्यूज द क्वेश्चंस, जो बाकी जो आप कर रहे हैं ये वो कंसंट्रेशन नहीं है। इन सभी सवालों के लिए आप इसके में मैं आपको एंड तक मिलाऊंगा। इसके बाद में ध्यान सही अर्थों में आप समझ पाओगे। वो जो ध्यान के बेनिफिट हैं, जो जो मिल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप ध्यान कर ही नहीं रहे हैं, वो आप प्राप्त करने के लिए तो पहला पॉइंट, आपके दिमाग का एक ही दिशा में काम करना या कुछ एक्टिविटी करना, ये कंसंट्रेशन है। एग्जाम्पल के लिए आप ये देख रहे हो, सुन रहे हो, ये आपको कंसंट्रेशन है। आप सडनली किसी ने आपको आवाज़ दिया, आपका ध्यान उस व्यक्ति पर गया, आपने अपने कंसंट्रेशन को शिफ्ट किया एक जगह से दूसरे जगह में। आप खाना खा रहे हैं, ये कंसंट्रेशन है। ध्यान मेडिटेशन करते समय आप अपनी सांसों के ऊपर ध्यान लगा रहे, ये भी कंसंट्रेशन है। आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं, मन ही मन में ध्यान कर रहे हैं, ये भी कंसंट्रेशन है। जब भी आपका दिमाग कुछ एक्टिविटी करता है वो कंसंट्रेशन है। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी, कंसंट्रेशन एकाग्रता के लाभ बहुत सारे बेनिफिट हैं जो ध्यान के साथ कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो क्या है कंसंट्रेशन के बेनिफिट, क्या है? आपकी विजुअलाइजेशन पर इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, दिमाग का फोकस अच्छा फोकस लगता है, आप स्टडी करने में अच्छा होने लगते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान है, इसका आप ध्यान समझते हो, वो क्या है नुकसान? अगर ध्यान करते समय आपने कंसंट्रेशन प्रैक्टिस किए हैं तो अपने दिमाग को थका हुआ महसूस करोगे। आप ध्यान में ज़्यादा देर बैठ नहीं सकोगे। इससे आपका मन शांत तो जरूर होगा, लेकिन शांति की वजह आपके दिमाग की ऊर्जा खर्चा करना होता है। दिमाग थक जाएगा, आपको शांति महसूस होगी लेकिन ताजगी महसूस नहीं होगी ध्यान करने समय। लेकिन मेडिटेशन इससे बिल्कुल अपोजिट है। तो दूसरा पॉइंट, व्हाट इज मेडिटेशन, क्या है मेडिटेशन? एक छोटी सी एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। आप एक सड़क को देख रहे हैं, एक के बाद एक गाड़ी आती है जाती है। जब गाड़ियाँ आती हैं सड़क पर शोर होता है, लेकिन एक गाड़ी जाने के बाद दूसरी गाड़ी आने के पहले सड़क शांत पड़ जाती है। ठीक ऐसे ही व्यवस्था हमारे दिमाग की है, एक के बाद एक विचार, लेकिन एक विचार जाने के बाद दूसरा विचार आने से पहले एक इंटरवल आता है, एक खालीपन आता है। शायद शायद आपने महसूस नहीं किया हो। आप कंसंट्रेशन को मेडिटेशन ध्यान समझते आए हो। आप सड़क को देख रहे हो, गाड़ी आकर रुकी और आप गाड़ी में आप बैठ गए और सफ़र शुरू हो गया। विचार आया, आप उसके पीछे लगे, कल्पना शुरू हो गई। ये कंसंट्रेशन है, ध्यान नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग एक्टिविटी कर रहा है, आपकी ऊर्जा इस्तेमाल में ले जा रही है आपके दिमाग के द्वारा। तो आपको थकावट महसूस होगी, लेकिन ध्यान में ज़्यादा देर बैठ नहीं सकोगे। अगर आप उस गाड़ी पर ना बैठो, विचारों का पीछा ना करो, गाड़ी आई, रुकी और चली गई, विचार आया और चला गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप पहली दफ़ा ध्यान का अनुभव होगा, गहन शांति का अनुभव होगा। क्योंकि जैसे ही विचार जाता है, दूसरा विचार आने से पहले जो बीच में इंटरवल आता है, खालीपन आता है, उसमें आपका दिमाग खो जाता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता, ठहर जाता है। यही ध्यान का अवस्था है। अब आपको ध्यान की बेनिफिट बताता हूँ। जब कंसंट्रेशन, ध्यान के बेनिफिट, आपका तनाव दूर होगा, डिप्रेशन, एंजाइटी बीमारी, एंजाइटी बीमार दूर होगी,
आपने अपने मन को समझने की शक्ति प्राप्त होगी। आपको जीवन, धर्म और रिश्तों की गहरी अर्थ समझने आएगी। अगर आप अध्यात्म मार्ग को स्पिरिचुअल पाथ पर हो तो आपको इस मार्ग पर चलने के लिए किसी दूसरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जीवन में हर पहलू की गहरी से समझेंगी। बेटर अंडरस्टैंडिंग टू एवरी ऑफ लाइफ। आप सभी बंधन को मुक्त हो जाएंगे। फिर आप जानोगे आपका जन्म क्यों हुआ है और आपको क्या करना है। लेकिन ये सब संभव तब होगा जब आप ध्यान करोगे, कंसंट्रेशन नहीं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा, अगर हम अपने विचारों को नहीं देख रहे हैं, अगर हम स्पेस को देख रहे हैं, खालीपन को देख रहे हैं, तो क्या ये देखना कंसंट्रेशन नहीं हुआ? तो इस सवाल देने के लिए मैं आपका सभी का एक निवेदन है। इस दोस्तों, आज मेरे दोस्तों, जीरो थॉट मेडिटेशन इन हिंदी, डिफरेंस बिटवीन द मेडिटेशंस एंड द कंसंट्रेशन, नो माइंड टेस्ट, जीरो थॉट। मेरे साथियों, तो उस सवाल का आपको आज का थॉट टुडे learn the zero thought of must state explain and what is real meditation. Now we learn. दोस्तों, गौतम बुद्ध और महाकाश्यप की एक कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त को बुलाकर इस कहानी को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों। गौतम बुद्ध हमेशा ही सही समय पर प्रवचन देने पहुंच जाया करते थे। वो आज तक कभी देर से नहीं आए थे और उनकी वजह से ना ही आज तक किसी को इंतजार करना पड़ा था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था। उनके शिष्यों को उनका इंतजार करते काफी समय हो चुका था, लेकिन बुद्ध अभी तक प्रवचन सभा में नहीं पधारे थे। शिष्य आपस में ही बातें कर रहे थे कि जरूर आज तथागत बुद्ध को कोई जरूरी काम आ गया होगा, वरना वो हमेशा ही समय पर आ जाते हैं। शिष्य ये बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक गौतम बुद्ध अपने हाथ में एक कमल का फूल लिए वहां आ पहुंचे और एक पेड़ के नीचे लगे आसन पर आकर बैठ गए। आश्रम में करीब 500 शिष्य थे जो उनका प्रवचन सुनने के लिए बुद्ध का इंतजार कर रहे थे। इन 500 शिष्यों के अलावा आश्रम में एक और शिष्य भी था जिसका नाम था महाकश्यप। आश्रम के बाकी शिष्य मानते थे कि महाकश्यप पागल है, क्योंकि वह कभी भी उनके साथ बैठकर बुद्ध के उपदेशों को नहीं सुनता था। उसने आज तक
कभी ध्यान भी नहीं किया था और ना ही कभी ध्यान करने का प्रयास किया था। वह बस पूरे दिन चुपचाप किसी पागल की तरह आश्रम के एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था। ना ही उसके पास कोई बात करने आता और ना ही वो किसी से बात करता। जब उसका मन करता तो आसपास के गांवों में जाकर थोड़ी सी भिक्षा मांग लेता और भिक्षा में जो कुछ भी उसे मिलता उसे खाकर और फिर उसी पेड़ के नीचे जाकर फिर बैठ जाता। वो बस पूरा दिन आश्रम के पेड़ पौधे, आसपास बिखरे पत्ते, घास और आश्रम में आते जाते भिक्षुओं को ध्यान से देखते रहता। सभी का विश्वास था कि वो एक धार्मिक इंसान नहीं है। आश्रम में रहने वाले सभी भिक्षुओं का मानना था कि वो एक पागल मूर्ख इंसान है जिसे कोई भी कुछ नहीं सिखा सकता। तो आज के दिन गौतम बुद्ध आए और आकर आसन में बैठ गए। बैठते ही उन्होंने अपने हाथ में लिए कमल के फूल को देखना शुरू कर दिया। शिष्य इंतजार कर रहे थे कि बुद्ध कुछ बोलेंगे, लेकिन बुद्ध कुछ भी नहीं बोले। वो बस उस कमल के फूल को ध्यान से देखते रहे। बुद्ध उस कमल के फूल को देखने में इतने खो गए, इतने ध्यान मगन हो गए कि कब मिनट घंटों में बदल गए उन्हें पता ही नहीं चला। कई घंटे गुजर चुके थे, लेकिन बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं बोला था। वो बस उस कमल के फूल को देखे जा रहे थे। अब वहां बैठे 500 शिष्यों के अंदर जोरों की बेचैनी मचने लगी। सभी इंतजार करते करते परेशान हो चुके थे। तभी अचानक वहां बैठे भिक्षुओं को पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। महाकश्यप बुद्ध की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा था। इतने सालों में लोगों ने उसे पहली बार हंसते हुए देखा था। इससे पहले वो कभी ना हंसा था, वो भी इतनी अद्भुत हंसी। लग रहा था मानो सारा ब्रह्मांड उसके साथ हंस रहा हो। उसकी भयंकर हंसी पूरे आश्रम में गूंज रही थी और वो बस हंसे जा रहा था। भिक्षुओं ने बुद्ध की तरफ देखा। वो अभी भी उस कमल के फूल को ही देख रहे थे और उनके आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थी। थोड़ी देर बाद महाकश्यप ने हंसना बंद कर दिया। उसके बाद बुद्ध ने अपनी नजर कमल के फूल से हटाई और वहां बैठे भिक्षुओं की तरफ देखकर कहा, मैं जो कुछ भी तुम्हें शब्दों के माध्यम से दे सकता था, मैंने वो सब तुम्हें पहले ही दे दिया है। लेकिन जो शब्दों के माध्यम से नहीं दिया जा सकता, वो मैंने महाकश्यप को दे दिया है। और वहां से शुरुआत होती है जैन की। जैन एक संस्कृत का शब्द है। इसका मतलब होता है ध्यान। गौतम बुद्ध ने दुनिया को ध्यान सिखाया और फिर बौद्ध धर्मा इस ध्यान को चाइना ले गए, जहां इसे जैन कहा जाने लगा। फिर चाइना से होते हुए ये जैन परंपरा जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में फैल गई। जैन आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक बहुत ही अजीब लेकिन बहुत ही अद्भुत तरीका है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई बाधा, कोई भी बंधन नहीं है। क्योंकि इस परंपरा का ना तो कोई विश्वविज्ञान है, ना तो कोई शिक्षा, ना कोई ग्रंथ और ना ही कोई निश्चित अभ्यास करने की विधि। बस आपको अपनी आंखें बंद करके बैठ जाना है और इंतजार करना है। फिर ये घटना आज नहीं तो कल आपके अंदर घटी जाएगी। जैन परंपरा में ध्यान करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। इसमें बस आपको जागरूक होकर ये देखना होता है कि आपके दिमाग में किस तरह के विचार उठ रहे हैं, लेकिन आपको उन विचारों में उलझना नहीं है। बस उन्हें देखना है। एक विचार उठेगा और फिर वो अपने आप गायब भी हो जाएगा। बस आपको उन्हें पूरी जागरूकता के साथ देखते रहना है। जब आप मन में उठने वाले किसी एक विचार का निरीक्षण पूरे जागरूकता के साथ करते हैं और फिर जब वो विचार आपके मन से गायब हो जाता है और आप दूसरे विचार के निरीक्षण के लिए तैयार होते हैं, तो आप पाएंगे
कि दूसरा विचार उतनी तेजी और जल्दी से नहीं उठता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपने मन के विचारों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो हमारे मन की भागदौड़ कम हो जाती है और मन शांत होने लगता है। और फिर एक ऐसी अवस्था भी आती है जब हमारा मन विचार मुक्त हो जाता है। मन में कोई विचार नहीं होते। दो विचारों के बीच की यही विचारहीनता ही सच्ची चेतना कहलाती है। शुरुआत में इस विचारहीनता के समय ज्यादा लंबा नहीं होता। ये ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 सेकंड का ही होता है, क्योंकि हमारे दिमाग को सालों से लगातार सोचने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन हम अगर लगातार प्रयास करते रहे तो धीरे धीरे विचारहीनता का ये समय भी लंबा होता चला जाएगा। और ये समय जितना लंबा होगा उतना ही हम ज़ैन को समझ पाएंगे, ध्यान को समझ पाएंगे, और उतना ही हम खुद के करीब होते जाएंगे। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए Kusume kusuma wele iri biri cinti tumana mama na yasho. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मेरे साथियों, बुद्ध ही साइंस है, बुद्ध ही साइंस है। The real science, that name is the Buddha. And we see, दोस्तों, गहरा ध्यान, मेडिटेशन, नो माइंड टेस्ट, ध्यान का चमत्कार क्या है, इन बातों को भी हम ध्यान देंगे। भगवान बुद्ध की वो कहानी जीरो टेस्ट की कहानी है, और आज हम उन कहानी को देखते हुए भगवान बुद्ध से हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। आधुनिक काल में भगवान बुद्ध एक ताकत है, बिना काम का चमत्कार नहीं है भगवान बुद्ध। गहरा ध्यान, ध्यान के चमत्कार क्या है? आओ दोस्तों, इन द वैकेंट माइंड, जीरो थॉट, द गामा स्टेट explained what is the real meditation, law of vibration. लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में आज हम देखेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा यूनिवर्सल प्रिंसिपल जिसमें अनंत संभावनाएं हैं, जिसके सही और निरंतर अभ्यास से हजारों लाखों लोगों ने सुख, समृद्धि, वैभव, शांति और ढेरों खुशियों को अपनी लाइफ में आकर्षित कर अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलने में कामयाबी हासिल की है। और आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक प्रमाणित सत्य है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों और ऐसे क्या कारण है कि रिजल्ट्स केवल 2% लोगों को ही मिल पाते हैं, और बाकी के लोग जिन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल पाते उन्हें लगता है कि ये सब तो बस फालतू की बकवास है। लेकिन ऐसे लोगों को ये समझना होगा कि प्रॉब्लम इस लॉ में नहीं है, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उनके अभ्यास में है, जिसके कारण उन्हें मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, जिस पर उन्हें विचार कर सुधार करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो लोग अनजाने में करते हैं वो ये है कि उनके मन में इस लॉ की प्रैक्टिस के दौरान ये शंका बनी रहती है कि क्या सच में
ये काम करेगा, और जिनके मन में ये शंका बनी रहती है उनके लिए निश्चित रूप से ये लॉ काम नहीं करता। और दूसरी बड़ी गलती, लोग इसे मैजिक समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई आला दिन का चिराग है जिसे घिसते घिसते उनकी इच्छा पूरी करने वाला जिन अचानक बाहर आ जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप में एक अलग ही विज्ञान है जिसके माध्यम से इस अनंत ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से कनेक्ट होकर अपने सपनों को हासिल किया जा सकता है, लेकिन जिसके लिए एक निश्चित गोल, खुद पर विश्वास, दृढ़ निश्चय और निरंतरता के साथ लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ एक्शन के बारे में जानकारी होना भी बेहद जरूरी है। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का कहना था कि अगर आप इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानना चाहते हैं तो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की फॉर्म में सोचना चाहिए। लॉ ऑफ वाइब्रेशन को वैसे तो आप एक ही लाइन में समझ सकते हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से इस यूनिवर्स में मौजूद हर चीज, लिक्विड, गैस या सॉलिड, वो किसी भी फॉर्म में हो, वो पार्टिकल्स से बनी है, और पार्टिकल्स बनते हैं एटम से। एटम्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बताता है कि ये एक मैटर भी है और एक एनर्जी भी, यानी कि इस ब्रह्मांड की हर चीज एक एनर्जी ही है। और देखिए, एनर्जी कुछ इस तरह ट्रेवल करती है, ऊपर नीचे, और एनर्जी के ट्रेवल करने के दौरान ये जो ऊपर नीचे जंप आते हैं, इसी को वाइब्रेशन कहा जाता है, और इस वाइब्रेशन को ही वेव्स भी कहा जाता है, जो हर समय हर चीज में होता रहता है, फिर वो चीज भले ही स्थिर क्यों ना हो। हर छोटी से छोटी चीज जिसे इंसानी आंखें देख भी नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उसमें भी ये एनर्जी वाइब्रेट करती रहती है। वी लिव इन द ओशन ऑफ मोशन, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज पूरी दुनिया में डेटा का एक जाल फैला हुआ है। कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढने में गूगल जैसे सर्च इंजन हमें सेकंड्स में उस सर्वर से कनेक्ट कर देते हैं जहां वो इंफॉर्मेशन स्टोर है, लेकिन सैटेलाइट के माध्यम से हवा में ट्रांसफर होती उस इंफॉर्मेशन को हवा में कोई भी देख नहीं सकता। और साथ ही साथ जिस भाषा या जिस रूप में आप वीडियो या फोटो देख रहे हैं, आपका मोबाइल या कंप्यूटर उसे उसी रूप में स्टोर नहीं करता। लैपटॉप या मोबाइल की अपनी ही एक बाइनरी लैंग्वेज होती है ये सारा डाटा स्टोर करने के लिए, जिसे आपका दिमाग नहीं समझ सकता, लेकिन आपके कंप्यूटर या मोबाइल को वही स्पेशल भाषा समझ आती है। और ठीक इसी तरह ब्रह्मांड की हर चीज में मौजूद एक खास तरह की वाइब्रेशंस या वेव्स यूनिवर्स की वही स्पेशल भाषा है जिसे ये ब्रह्मांड समझता है, जिस भाषा की मदद से ब्रह्मांड की सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती है। और जिस तरह इस ब्रह्मांड की हर चीज में एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस निरंतर होते रहते हैं, वैसे ही इंसानी ब्रेन में पैदा होने वाले हर विचार में एक खास तरह की वाइब्रेशन होती रहती है, जिसे ब्रेन वेव्स भी कहा जाता है। और ये ब्रेन वेव्स यूनिवर्स की वही स्पेशल लैंग्वेज है जो यूनिवर्स की हर चीज में मौजूद है और जिसे हमारा दिमाग भी संचारित करता है। और ब्रेन इसी लैंग्वेज के माध्यम से ब्रह्मांड की किसी भी चीज से कनेक्ट होकर उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, बस जरूरी है तो उस फ्रीक्वेंसी को मैच करने की। ब्रह्मांड का ये नियम है कि वो सिर्फ और सिर्फ वेव्स की भाषा को ही समझेगा, ना कि हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या फिर कोई अन्य भाषा। सोच बदलिए, सृष्टि बदल जाएगी, यानी कि चेंज योर वाइब्रेशंस एंड वाइब्रेशन कैन चेंज योर लाइफ, क्योंकि आपकी लाइफ आपके विचारों का ही रिफ्लेक्शन है। बुरे कर्म और बुरी सोच के परिणाम भी बुरे ही मिलते हैं, अच्छे कर्म और पॉजिटिव सोच के परिणाम भी अच्छे ही मिलते हैं। अब जो मैं बताने वाला हूँ उसे एकदम गौर से सुनिएगा, क्योंकि यही समझने में लोग अक्सर चूक जाते हैं। मान लीजिए आप किसी एक सिंगर का कोई पर्टिकुलर सॉन्ग सुनना चाहते हैं और वो सॉन्ग आ रहा है 1 नंबर चैनल पे, लेकिन आप 5 सेकंड के बाद 2 नंबर चैनल चला लेते हैं और फिर अगले 5 सेकंड में आप 4 नंबर चैनल चला लेते हैं। ऐसा करने से क्या आपको वो सॉन्ग सुनाई देता रहेगा? नहीं, क्योंकि जो सॉन्ग 1 नंबर चैनल पर आ रहा है उसको सुनने के लिए आपको 1 नंबर चैनल पर ही टिकना होगा। यदि आप एक चैनल से दूसरे चैनल पर दौड़ते रहेंगे तो आप जो सुनना चाहते हैं वो नहीं सुन पाएंगे।
और अक्सर लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, जिसकी वजह से लंबे समय तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस के बावजूद कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ लॉ ऑफ वाइब्रेशन को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित दिशा पकड़नी होगी और उस दिशा, उस गोल पर फोकस रहना होगा। मत भूलिए कि आपके विचार ही वास्तविकता बनते हैं। ब्रेन के विचारों की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, ये ब्रह्मांड उतनी जल्दी उस चीज को आपसे कनेक्ट करने लगेगा, यानी कि वो चीज उतनी ही जल्दी आपकी ओर आकर्षित होने लगेगी। क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज पहले कहाँ बना था? आप कहेंगे कि अमेरिका में। जी नहीं, हवाई जहाज सबसे पहले इंसान के दिमाग में बना था, विचारों में बना था, बाद में अमेरिका में बना। तो इसीलिए दोस्तों, आपका जो भी सपना है, आप जो भी हासिल करना चाहते हो, उसे पहले अपने दिमाग में कंप्लीट करो, क्योंकि ये ब्रह्मांड आपकी भाषा नहीं समझता, ये केवल इस दिमाग की वाइब्रेशन से बनने वाली ब्रेन वेव्स की भाषा को समझता है, जो केवल आपका दिमाग संचारित करता है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ वाइब्रेशंस के साथ आपको अपने सपने पूरे करने के लिए एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, और वो है लॉ ऑफ एक्शन की। अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलवाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं आपकी एक गलतफहमी दूर कर दूं कि सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस मात्र से सभी को सब कुछ नहीं मिल जाता। अब अगर कोई मोटा इंसान इस लॉ का इस्तेमाल कर बिस्तर पर बैठे बैठे 10 किलो वजन कम करना चाहे, तो क्या सच में ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ सोचने मात्र से और केवल ख्याली पुलाव बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसके लिए लॉ ऑफ एक्शन का होना भी उतना ही जरूरी है। यदि आपका गोल बॉडी बनाना है, तो जिम में आपको जाना ही होगा। यदि आपका गोल है आईएएस बनना, तो एग्जाम के लिए मेहनत तो आपको करनी ही होगी, क्योंकि जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो चीज मिल ही जाती है। लेकिन यहाँ शिद्दत का मतलब है ब्रेन, बॉडी और एनर्जी, यानी एक्शन। इन तीनों चीजों के बिना शिद्दत पूरी नहीं होती। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ लॉ ऑफ वाइब्रेशन का होना बहुत जरूरी है, और लॉ ऑफ वाइब्रेशन के साथ लॉ ऑफ एक्शन का होना भी बहुत जरूरी है। और जब ये ब्रेन, बॉडी और एक्शन, ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, तो एक ऐसी एनर्जी निकलती है जो आपको आपके सपनों को मैनिफेस्ट करने में मदद करती है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में एक आखिरी टिप। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से कुछ भी मैनिफेस्ट करने के दौरान आप लंबी छलांग लगाने की कोशिश ना करें। एग्जाम्पल के तौर पर किसी व्यक्ति की मंथली सैलरी 10,000 रुपए है। अब अगर वो व्यक्ति 10 लाख रुपए महीने के मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा? केवल निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि इतने बड़े फासले को दिमाग स्वीकार ही नहीं करेगा। और जहां शंका होती है, वहां ये लॉ काम नहीं करता। यदि आपकी इनकम 10,000 है, तो पहले 40 या 50,000 मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें, और जब आप अपने गोल को अचीव कर लें, तो फिर अगला टारगेट थोड़ा और बड़ा रखें। तो दोस्तों, इस वीडियो के मेन पॉइंट्स मैं आपके लिए एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। नंबर 1, इस लॉ की प्रैक्टिस के दौरान मन में ये शंका ना रखें कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। इस लॉ पर खुद का पूरा विश्वास बनाए रखें। नंबर 2, इसे अलादीन का चिराग न समझे कि आपने घिसा और आपकी इच्छा पूरी हो जाए। इस लॉ की प्रैक्टिस के दौरान धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। नंबर 3, लॉ ऑफ वाइब्रेशन को ध्यान में रखते हुए अपने किसी एक लक्ष्य पर फोकस रखते हुए अपनी वाइब्रेशन में केवल उस लक्ष्य के प्रति वो इंटेंसिटी लाएं, क्योंकि विचारों से एनर्जी जन्म लेती है, एनर्जी से वाइब्रेशन पैदा होती है, और जैसी वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाती है, वैसे ही परिणाम हासिल होते हैं। नंबर 4, कोई भी चीज बिस्तर पर लेटे लेटे प्राप्त नहीं हो सकती, उसके लिए लॉ ऑफ एक्शन जरूरी है। नंबर 5, कभी भी लंबी छलांग लगाने की कोशिश ना करें, छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत करें। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा my friend. collective effect is based on Dr. Sadhguru. Namo Buddhaya.
चलो मेरे साथियों, आज मैं आपको इन सभी बातों का इफेक्ट बताने जा रहा हूँ। इसका इफेक्ट क्या होगा? गहरा ध्यान, ध्यान का चमत्कार, जीरो थॉट। ध्यान मेडिटेशन का हमारे जीवन ध्यान मेडिटेशन का हमारे जीवन को नवी ऊंचाई देना, हमारे सद्भाव को, अस्तित्व को इतना विनम्र बना देना, कोई हमें गाली भी दे दे, उस गाली की परछाई हमको छू ना पाती। अगर किस आप व्यक्ति को जानते हो जिन्होंने ध्यान से पर आत्मा को परात्म किया, अगर आप उनकी प्रतिमा को ही देखे, आपका मन ऐसा ही शांत होने लगेगा। ऐसे व्यक्ति को ध्यान से प्राप्त किया जा सकता है। इसे एक रहस्य की बात मैं आपको बताना वाला हूँ, जिसे जान को आप अपने जीवन की ऊर्जा उचित चुनेगी। तो शुरू करता हूँ। दोस्तों, हमारे में जीवन में कोई घटना घटती है, हमारे जीवन के अंतर मन पर बहुत प्रभाव पड़ते हैं। इसको समझने के लिए हमने वक्त को लौट को पीछे देखना होगा। जब हमारा जन्म होता है, उस वक्त में हम वैसे ही थे जैसे हम ध्यान या मेडिटेशन के जरिए होने की अभिलाषा कर रहे हैं। एक बच्चे की पैदाइश पर नामकरण की परंपरा निभाई जा रही है, ताकि वह बच्चा इस संसार के रंग में रह सके और उससे इस दुनिया में आसानी हो। धीरे धीरे उस बच्चे को विश्वास होने लगता है, ये जो नाम मुझे दिया है ये मैं हूँ। इस तरह संसार की पहली परत आत्मा के ऊपर चलती है। इस तरह ये बच्चा अपने अस्तित्व को खोकर अपने नाम की परत को अपने आप समझ लेता है, अपने आप को खो देता है। इससे पहले मैं कहूँ, हम पीछे लौटकर एक सच्चाई को देखना होगा। जब इस धरती पर सबसे पहला इंसान आया होगा, उसे थोड़ी मुश्किल हुई होगी अपनी बातों को दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए, तो उन्होंने भाषा का निर्माण किया होगा। तो परमेश्वर की बनाई हुई हर चीज को धीरे धीरे उसे एक नाम रखा गया होगा, क्योंकि भाषा इस जीवन को जीने के लिए बहुत जरूरी है, जिसे कोई बुराई नहीं है। भाषा और शब्द इस संसार को समझने के लिए, लोगों को बात करने के लिए उपयोगी है। लेकिन जब बात ध्यान, मेडिटेशन और कुछ बातें होती हैं, तो एक वस्तु के शब्द एक बेजान पड़ जाते हैं। लेकिन अभी वो बच्चा उस दिए गए शब्द को अपना अस्तित्व मान बैठा है, जो कि एक दिमागी भ्रम है। आपको ऐसी ये सच्चाई कड़वी लगेगी, लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूँ वो आपके जीवन में नए रास्तों को खुलेगा, आपको ध्यान की गहराई में पहुंचने में मदद करेगा। तो ध्यान से सुनिए, अंत तक देखिए। आपने सुना होगा, गौतम बुद्ध ने कोई बुरा कह भी देता था, गाली दे भी देता था, तो उनके शांत मन पर एक भी गुस्से की अहंकार की लहर नहीं उठती थी। ठीक वैसे ही जैसे ही एक शांत समुंदर में लहर ना उठे, तो उसे चांद के परछाई को देखे जा सकता है। उनके चेहरे पर भी कोई भी लहर परत नहीं थी, गुस्से की अहंकार नहीं थी, तो उनकी शांति अनुभव की जा सकती थी। वो ठीक वैसे ही हो गए थे जैसे कि ये पहले दिन का बच्चा होता है। और ध्यान और मेडिटेशन का सबसे बड़ा लाभ यही है, आपके ऊपर ये परतों को, आपके नकली चेहरे को मिटा देना, ताकि आप अपने आप को जान सके कि आप कौन हो।
जब ये चेहरे ना बचेंगे तो पीछे क्या बच जाता है? शायद समझने वालों को इशारा काफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि बाकी लोग भी इसको समझ सके। उससे पहले अगर दोस्तों मेरे बोलने पर आपको अगर मदद होती है तो आप इसको ज़रूर सुनो, उसका परिणाम आपके ज़िंदगी में आएगा। तो मैं मेरे साथियों इसकी एक दुनिया उदाहरण देने के लिए मैं कोशिश करने लगा हूँ ताकि आप आसानी से समझ पा सके। अगर आपने एक नारियल को देखा है तो आपने देखा होगा उसके ऊपर एक हल्की परत होती है, उसके ऊपर एक मजबूत परत होती है, फिर उसके ऊपर एक परत होती है। आप ऊपरी परतों को नारियल समझने लगे तो नासमझ है, जबकि जीवन उन परतों के अंदर छिपा है। नारियल कम पक जाए तो उसके अंदर पानी के अंदर में पीने वाला पानी से भी ज़्यादा बेहतर है। एक थोड़ा ज़्यादा पक जाए तो खाने के लिए अच्छा है, और पूरा ही पक जाए तो उसका तेल भी निकल आता है। पर अगर ऊपरी परतों को नारियल समझ ले तो उससे में नासमझी है। ठीक ऐसे ही हमारे साथ है। जब भी कोई बुरा बोलता है, जो भी परत आपके ऊपर चढ़ी है बचपन से, जिससे आप अपना आप मानते हैं, तो आपका अहंकार उस परत को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। अब ये आपको इतनी ज़्यादा आदत है और आपके साथ धोखा ही होता है। जब भी उस परत को चोट पहुंचती है, आपको उसकी आदत इतनी ज़्यादा होती है तो आप उसकी सुरक्षा के लिए आपको गुस्सा आएगा, आपकी ईगो हट होती, आपके मन की शांति भंग होगी। आत्मा को या परमात्मा को पाने के लिए आपको सिर्फ ढूंढना नहीं है, वो तो हमेशा ही आपकी है। बस आपको उसको जमी परतों को हटाना है। सिर्फ इतनी सी बात समझने के लिए व्यक्ति के लिए ज़्यादा घुमाया जाता है जिसकी कोई हद नहीं होती। तो ध्यान इन परतों को हटाने के काम करता है। लेकिन आप इस बात को ऐसे समझ जाए तो जो वक्त आप जाया करोगे इस परतों को मिटाने के लिए, इसकी वजह से आपका ध्यान गहरा हो सकेगा। अब जो ये सब परतें मिट जाएंगी, आपके सभी नकली रूप मिट जाएंगे, तो आप अगर अपने आप को देखो तो आप क्या देखोगे? पीछे क्या बच जाएगा? पीछे वही बच जाता है जिसे आप कहा नहीं जा सकता आज तक, शब्दों में और भाषा में। इतनी सी बात है। तो दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर आपके लिए आज एक साइंस के व्यवहार से और एक अद्भुत बातें मैंने कहा है, इसका आपको जरूर फायदा होगा। नमो बुद्धाय। फादर हाउस ये शिक्षा का केंद्र है। जीरो थॉट, गामा स्टेट ऑफ एक्सप्लेन व्हाट इज द रियल मेडिटेशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, breathing meditation to count, reckon the mind and effects. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. क्या आप भी 100 साल तक जीना चाहते हैं? दुनिया जहान। स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा।
हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। तारीख थी 2 जनवरी और दिन था शुक्रवार। जापान के एक छोटे से गांव में एक बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया कने। ये साल 1903 की बात है। 119 साल बाद यानी अप्रैल 2022 में कने तनाका की मौत हुई। वो आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे उम्रदराज शख्स थी। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी साल नर्सिंग होम में बिताए। वो सुबह 6 बजे उठती, गणित के सवाल हल करती, बोर्ड गेम्स खेलती, चॉकलेट खाती, कॉफी और सोडा पीती। एक वक्त ऐसा भी था जब बुजुर्ग भले ही 100 साल तक जीने का आशीर्वाद देते हों, लेकिन ऐसे ख्याल का सच होना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में पड़ताल इसी सवाल की कि 100 साल तक जीने का नुस्खा क्या है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। पार्ट 1 दूसरी जिंदगी। Now it is not unusual to live 100 years. नहीं, 100 साल तक जीने में अब कुछ असामान्य नहीं है। हमारी पहली एक्सपर्ट डॉक्टर हिरोको अकियामा की विशेषज्ञता स्टडी ऑफ एजिंग में है। वो साइंस काउंसिल ऑफ जापान की पूर्व वाइस प्रेसिडेंट हैं। वो बताती हैं कि जापान की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। जापान में अब महिलाओं की औसत आयु 88 और पुरुषों की औसत आयु 82 साल है। जापान की कुल आबादी के 29% लोगों की उम्र 65 या उससे कहीं ज्यादा है। औसत आयु के हिसाब से हांगकांग, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, इटली और स्पेन ही जापान के करीब आते हैं। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते साल देश के 86,510 नागरिकों की उम्र 100 साल या उससे ज्यादा थी। A combination of several factors contribute to the longevity in Japan. जापान में लोगों के लंबे जीवन के कई कारण हैं। उनमें से एक है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम। हमने 1960 के दशक में इसकी शुरुआत कर दी थी। यहाँ लोगों को आसानी से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती हैं। दूसरा कारण ये है कि जापान के लोग स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहते हैं और उनकी लाइफस्टाइल हेल्दी होती है। जापान के लोग खूब मेहनत करते हैं। वो कैंसर और दिल की बीमारी से बचने के लिए सावधानियां बरतते हैं। डॉक्टर हिरोको बताती हैं कि जापान के लोग खान पान पर ध्यान देते हैं, फैट का सेवन कम करते हैं, मछलियां, सब्जियां और ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं। बुजुर्गों की संख्या बढ़ने के साथ ये समझ भी विकसित हुई कि उम्रदराज लोगों की जरूरतें भी अलग तरह की हैं। डॉक्टर हिरोको बताती हैं कि सरकार का प्रमुख रूप से ध्यान हेल्थ केयर सिस्टम और पेंशन सिस्टम पर है। हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भी ध्यान दिया गया है, लेकिन समाज के आधारभूत ढांचे को फिर से तैयार करने की जरूरत है। डॉक्टर हिरोको ने अपनी टीम के साथ कई सामाजिक प्रयोग किए ताकि ऐसे तरीके तलाशे जा सके जिससे ज्यादा उम्र के लोग बिना किसी पर निर्भर हुए रह सके। We are trying to redesign communities for meeting the हम needs. समुदायों की नए सिरे से संरचना करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उम्रदराज समाज की जरूरतों को पूरा किया जा सके। हम ऐसा समुदाय बनाना चाहते हैं जहां लोग 100 साल की उम्र तक स्वस्थ, सक्रिय और एक दूसरे से जुड़े रहें और खुद को सुरक्षित महसूस करें। हम सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही नहीं बल्कि सभी उम्र के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जापान में रिटायर होने के बाद लोग नई नौकरियां शुरू कर रहे हैं। वो अपना दूसरा करियर या कहें तो दूसरा जीवन शुरू कर रहे हैं। इससे रूटीन बना रहता है और स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। डॉक्टर हिरोको अकियामा 78 साल की हैं और अपने दूसरे करियर में अच्छा कर रही हैं। So I was a university professor for a long time. मैं लंबे समय तक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। जब मेरी उम्र 70 साल हुई तो मैंने खेती शुरू की। मेरे समेत 4 लोग जिनके पास अलग अलग तरह की खूबियां हैं, हमने मिलकर एक कंपनी बनाई और खेती शुरू की। जब मैं छोटी थी तब मैं किसान बनना चाहती थी। ये एक पुराना सपना था। पार्ट 2 बुढ़ापा क्या है? Aging is a very individualistic process. बुढ़ापा एक नितांत निजी प्रक्रिया है। किन्हीं भी 2 लोगों की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया एक सी नहीं होती है।
ये है हमारी दूसरी एक्सपर्ट कैथी स्लैक। वो बर्मिंघम के एस्टन रिसर्च सेंटर फॉर हेल्दी एजिंग में सीनियर लेक्चरर हैं। हम बूढ़े क्यों होते हैं और क्या इस जैविक प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है? कैथी की लैब में इस सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है। बुढ़ापे के बाहरी संकेत सब जानते हैं, मसलन झुर्रियां पड़ना, बालों का सफेद होना, लेकिन हमारे जिस्म के भीतर भी बहुत कुछ चल रहा होता है। कैथी बताती है कि उम्र बढ़ने का असर शरीर के सभी ऊतकों पर पड़ता है। इसका असर दिमाग से लेकर प्रजनन क्षमता तक होता है। इन बदलावों को बूढ़े होने के हॉलमार्क यानी प्रमाणिक चिन्ह कहा जाता है। And they include a number of cellular processes. इसमें कोशिकाओं से जुड़ी कई प्रक्रियाएं शामिल की जा सकती हैं। कोशिका के अंदर प्रोटीन क्वालिटी कंट्रोल में कमी आना, माइटोकॉन्ड्रिया का निष्क्रिय होना। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का वो हिस्सा है जो ऊर्जा का निर्माण करती है। उम्र बढ़ने के साथ ये काम करना बंद कर सकती है। कैथी बताती है कि जब उम्र बढ़ने लगती है तब डायबिटीज जैसी स्थायी बीमारियों का जोखिम भी बढ़ जाता है। पोषक तत्वों की आपूर्ति को रेगुलेट करना कोशिकाओं के काम करने के लिए जरूरी है। दिक्कत आने पर स्टेम सेल यानी मूल कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। स्टेम सेल कोशिकाओं की मरम्मत करती है। बदलाव दिमाग में भी आते हैं। So in some individuals, as they get older, the actual size of कुछ लोगों की जब उम्र बढ़ती है तो उनके दिमाग का आकार छोटा हो जाता है। इसकी वजह से कई बुजुर्गों की याददाश्त कमजोर हो जाती है। उन्हें एक साथ कई सारे काम करने में दिक्कत आती है। उनके बर्ताव में भी बदलाव आते हैं। वो या तो ज्यादा व्यग्र हो जाते हैं या फिर अवसाद में चले जाते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि हर बुजुर्ग में ये सारी बातें एक सी नहीं होती हैं। 100 साल तक जीने की अपनी उम्मीदों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? कैथी इस सवाल का भी जवाब देती है। people are already living longer, but they're not living healthier. आज भी कई लोग हैं जिनकी काफी उम्र है, लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिखता। यही वो पहलू है जिस पर काम करने की जरूरत है। ये एक पुरातन पंथी सलाह लग सकती है, लेकिन हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। सक्रिय बने रहने की कोशिश कीजिए। बुढ़ापे को लेकर अभी भी कई सारी बातें हैं जो हम नहीं जानते। कैथी स्लैक कहती है कि ऐतिहासिक तौर पर हमने ज्यादा फोकस बीमारी की प्रक्रिया पर दिया है। कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कैंसर और दूसरी बीमारियों पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब उनके जैसे लोगों का भी एक समूह है जो रोगों को उम्र से जुड़ी बीमारियों के तौर पर देख रहा है। इस तरह कई बीमारियों के उपचार के नए तरीके विकसित किए जा सकते हैं। पार्ट 3, दिलचस्प प्रयोग। Daily in my lab, we can show that there are interventions. मेरी प्रयोगशाला में हम दिखाते हैं कि प्रयास करते हुए शरीर के बूढ़े होने की रफ्तार को धीमा किया जा सकता है। कुछ मामलों में इसे रोका और इसकी चाल को पलटा भी जा सकता है। ये करना मुमकिन है। हमारे तीसरे एक्सपर्ट डॉक्टर नीर बारजिलाई न्यूयॉर्क सिटी स्थित अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन के इंस्टीट्यूट फॉर एजिंग रिसर्च में डायरेक्टर हैं। डॉक्टर नीर बारजिलाई अपने रिसर्च के बारे में कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग 100 साल या उससे लंबी जिंदगी जिए। इसके लिए वो तरीके तलाश रहे हैं और प्रयोग कर रहे हैं। 100 साल की उम्र पूरी कर चुके 750 लोगों और उनके परिवारों से भी वो मदद ले रहे हैं। वो ऐसे जीन्स की तलाश में है जिनके जरिए बुढ़ापे की रफ्तार को धीमा किया जा सकता है। उनकी टीम बुढ़ापे से जुड़ी 3 संभावनाओं पर काम कर रही है। इनमें से पहली का मकसद है प्रक्रिया को धीमा करना। इसे काल्पनिक चरित्र डोरियन ग्रे का नाम दिया गया है, जिन पर उम्र का असर नहीं होता, बल्कि ये असर उनकी छुपी हुई पेंटिंग पर दिखाई देता है। The second scenario is what we call the Wolverine or the... दूसरी स्थिति को हम फाउंटेन ऑफ यूथ कहते हैं। इसमें सभी लोगों को युवा बनाने की बात होती है। इसे संभव कर दिखाना सबसे मुश्किल है। तीसरी स्थिति सबसे ज्यादा रोमांचक है। इसे नाम दिया गया है पीटर पेन। इस काल्पनिक चरित्र की उम्र नहीं बढ़ती है। विचार यह है कि इसके लिए 20 या 30 साल की उम्र के लोगों को लिया जाए, उन्हें हर कुछ महीने पर या साल में एक बार उपचार दिया जाए और उन पर उम्र बढ़ने से होने वाले असर को रोका जाए या फिर उसकी रफ्तार बहुत धीमी कर दी जाए।
बायोमार्कर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स यानी अणु हैं जो अंदर की बीमारियों को लेकर संकेत देते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल दिल की बीमारी को लेकर संकेत देता है। लेकिन बुढ़ापे की पहचान के लिए ऐसे मार्कर्स तलाशना आसान नहीं है। We need a bunch of biomarkers, but we're looking for biomarkers that हमें बहुत सारे बायोमार्कर्स की जरूरत है। हमें ऐसे बायोमार्कर्स की तलाश है जो दो जानकारी दे सकें। पहली ये कि वास्तविक उम्र और बायोलॉजिकल यानी जैविक उम्र के बीच वो अंतर बता सके। आप जानते हैं कि कुछ लोग अपनी उम्र से कम तो कुछ ज्यादा नजर आते हैं। दूसरे नंबर पर हम ये चाहते हैं कि उम्र बढ़ने की रफ्तार कम करने के लिए हम जो दवा बना रहे हैं, जब उनका इस्तेमाल हो तब बायोमार्कर्स में बदलाव दिखाई दे। बुढ़ापे पर रोक लगाने के मकसद से तैयार की जा रही कुछ दवाओं को रेगुलेटर से मंजूरी मिल चुकी है और उन्हें तैयार भी किया जा रहा है। इनका इस्तेमाल दूसरी स्थितियों में भी किया जाता है, जैसे कि ट्रांसप्लांट के बाद जिस्म अंग को खारिज न कर दे। इसके लिए ये दवाएं दी जाती हैं। क्या आपको उम्मीद है कि आपके जीते जी इस दिशा में कोई बड़ी कामयाबी हासिल होगी? इस सवाल पर वो कहते हैं, Yeah, absolutely. Look, we're overestimating what we can do. हाँ, यकीनन हम 2 साल में क्या कर सकते हैं इसे लेकर हम बढ़ा चढ़ाकर अनुमान लगाते हैं, लेकिन हम 5 या 10 साल में क्या कर सकते हैं इसे लेकर कम अनुमान लगाते हैं। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में जबरदस्त लहर दिख रही है। नीर कहते हैं कि दुनिया भर के अमीर लोग भी इसमें निवेश कर रहे हैं और आगे इसकी रफ्तार बढ़ेगी। पार्ट 4 उम्र बढ़ाते हैं दोस्त। People who are more connected to others and have warmer. जो लोग दूसरों के साथ बेहतर तरीके से जुड़े होते हैं और गर्मजोशी भरे रिश्ते रखते हैं, वो बेहतर रिश्ते न रखने वाले लोगों की तुलना में लंबी जिंदगी जीते हैं और स्वस्थ रहते हैं। हमारे चौथे एक्सपर्ट रॉबर्ट वेल्डिंगर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में मनोचिकित्सा के प्रोफेसर हैं। वो हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट के डायरेक्टर हैं। We are in our 84th year. This is, as far as we know, ये हमारे अध्ययन का 84वां साल है। हमारी जानकारी के मुताबिक लोगों के एक ही समूह पर ये सबसे लंबा अध्ययन है। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब वो किशोर थे। ये उनके बुजुर्ग होने तक जारी है। अब हमने उनके बच्चों पर अध्ययन शुरू कर दिया है। हमने ये जानने की कोशिश की कि इंसानी जीवन में क्या गलत हुआ और इससे सही ट्रैक पर चल रही जिंदगी को लेकर अध्ययन में भी मदद मिलेगी। इस अध्ययन की शुरुआत 1938 में हुई। रॉबर्ट बताते हैं कि शुरुआत में 724 प्रतिभागी थे। उनमें से ज्यादातर की मौत हो चुकी है, लेकिन 90 और 100 साल से ज्यादा उम्र के कुछ लोग जिंदा हैं। इस अध्ययन से कुछ ऐसी बातें सामने आई जिनसे हम परिचित हैं। ये है पौष्टिक आहार लेना और लाइफ स्टाइल से जुड़ी आदतें, जो लंबी उम्र जीने में मददगार है। रॉबर्ट के मुताबिक इस अध्ययन से पता चला कि दूसरे लोगों से ज्यादा रिश्ते रखने, अपने आसपास के लोगों से ज्यादा जुड़े रहने और गर्मजोशी दिखाने से लोगों को स्वस्थ रहने में मदद मिली। There's a lot of research now in this area. इसे लेकर अब बहुत शोध हो चुका है। इस मामले में सबसे अच्छी परिकल्पना का संबंध तनाव और तनाव पर काबू पाने को लेकर है। मान लीजिए अगर दिन में ऐसा कुछ हुआ जिसने आपको परेशान कर दिया या फिर आपकी किसी से बहस हो गई, तो आप अपने शरीर में जकड़न सी महसूस करेंगे। आप घर आते हैं और अगर आपके पास ऐसा कोई भरोसेमंद व्यक्ति है जो आपकी बात सुने, तो आपको महसूस होगा कि आपकी थकान उतर गई है। हम ये मानते हैं कि जो लोग अकेले हैं उनका गुस्सा कभी पूरी तरह उतरता ही नहीं है। उनके शरीर में हमेशा एक हल्का सा तनाव होता है। लंबे जीवन के लिए रिश्ते जरूरी हैं, लेकिन कुछ लोगों को अकेलापन ही रास आता है। There are, and that's a really good point, that actually ये एक अहम पॉइंट है। हम में से कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं और ये कोई समस्या नहीं है। उन्हें सिर्फ 1 या 2 करीबी लोगों की जरूरत होती है। उनके लिए यही काफी होता है। स्वस्थ जीवन के लिए आपके कितने रिश्ते होने चाहिए, इस मामले में सब पर एक ही फॉर्मूला लागू नहीं होता है। इतना ही नहीं, पालतू जानवर भी हमें खुशी दे सकते हैं और हमारा तनाव कम कर सकते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने उन लोगों पर भी अध्ययन किया है जिनकी उम्र 70 या 80 साल से ज्यादा है और उन्होंने जीवन में पहली बार रिश्ते बनाने की कोशिश की है। कुछ लोगों को पहली बार प्यार हुआ है। ऐसे में कह सकते हैं कि कभी भी बहुत देर नहीं होती है। लौटते हैं उसी सवाल पर कि 100 साल तक जीने का नुस्खा क्या है।
गारंटी के साथ ऐसा कोई नुस्खा नहीं बताया जा सकता, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा चीजें करते हैं तो इससे मदद मिल सकती है। खान पान को सही रखें, शारीरिक गतिविधियां बनाए रखें, कोई दोस्त या पालतू जानवर तलाशिए जिससे आप बात कर पाए। अगर आप किसी ऐसे देश में रहते हैं जहां बुजुर्गों की तादाद युवाओं से ज्यादा है, तो वहां शायद ऐसे बदलाव हो रहे हों जहां आपके जीवन की सांझ जोश भरी और आरामदेह हो। बुढ़ापा आने की रफ्तार धीमी करने या फिर पूरी प्रक्रिया को उल्टा करने का फॉर्मूला अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक ऐसा होता है, तब तक रॉबर्ट की ये सलाह आपके काम आ सकती है कि अपने शरीर का इस तरीके से ख्याल रखें कि आपको 100 साल तक इसकी जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, आज के सब्जेक्ट में फादर होम से नियर दीक्षा भूमि से जीरो थॉट ऑफ द गामा and the state of splint and what is the real meditations, law of vibration